डियर स्टूडेंट्स, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंत्रित मुस्कान पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो कवि है वो घुमक्कड़ी रहा है, परिवार के साथ कम रहा है, राजनीति में रुचि होने के कारण जो कवि है वो अपने परिवार की देखरेख नहीं कर सका। कवि के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और कई वर्षों बाद जब वो घर वापस लौटता है तो अपने नन्हे छोटे बच्चे के मुख को निहारता है और क्या देखता है कि उसके मुख में छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं। उन्हें देखकर कवि बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है। तो उन्हीं भाव को कवि ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो देखें कविता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए होंगे आंखें लूप में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे हुए और भरे हुए मुंह की मुस्कान इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि यह मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात मृतकों में भी वह जान डालने की क्षमता रखती है। जो तुम्हारी मुस्कान है वो निश्चल है, अत्यंत ही कोमल है, मोहक है, और यदि उसको एक बार मरा हुआ व्यक्ति भी देख ले तो यह उस मरे हुए व्यक्ति उस शव में भी प्राण डाल देगी, इतनी मनमोहक तुम्हारी मुस्कान है। आगे क्या कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात कहते हैं बेटा शरीर को। तुम्हारा जो ये शरीर है ये धूल से सना हुआ है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, जो तुम्हारा शरीर, जो तुम्हारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं ये सारे धूल मिट्टी से सने हुए हैं, और इन्हें देखकर मुझे लगता है क्या, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कहते हैं कमल को, कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर के अंग प्रत्यंगों को देखकर मुझे लगता है कि जैसे कोई कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम्हें देखकर मेरा जो मन है वो कमल के समान खिल उठता है, खिल उठा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को। तो परस, परस मतलब स्पर्श पाकर, छूना, स्पर्श पाना। तो परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण, कि वह तालाब भी पहले पत्थर होगा पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर वह पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों का पारस पत्थर के समान स्पर्श पाकर ही कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है। चाहे पत्थर दिल इंसान हो, कठोर हृदय वाला इंसान हो, तो उसका स्पर्श पाकर वो भी पिघल जाता है। तो बालक के स्पर्श से क्या है, कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा, ऐसा कवि कहता है। और आगे क्या, छू गया कि तुमसे झड़ने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल।
ये बांस बबूल के पेड़ होते हैं जो कांटेदार पेड़ होते हैं, उसके बारे में है। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। चाहे वह बांस हो चाहे वह बबूल हो, मतलब जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं या कांटेदार जो पेड़ होते हैं उसको बबूल कहते हैं बेटा। चाहे वह बांस हो चाहे बबूल हो, पर तुमसे छूकर उससे भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। तो तुम्हारा स्पर्श तो इतना मनमोहक है, इतना प्रभावशाली है, चाहे वो बांस हो चाहे वो बबूल हो। तो यदि तुम उन्हें छू दो तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो शेफालिका के जो कोमल फूल हैं वो झड़ने लगते हैं, जो सुंदर फूल हैं वो झड़ने लगते हैं। तो तुम्हारा स्पर्श तो इतना प्रभावशाली है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि अपने बच्चे को निहार रहा है, देख रहा है, और बच्चा भी अजनबी की भांति की, अजनबी व्यक्ति कौन है, उस अजनबी को देखकर, टकटकी लगाकर देखकर वो लगातार देखे जा रहा है। तो इसी बच्चे के द्वारा देखे जाने के बारे में कवि कहता है, लगता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो कि मैं कौन हूं। देखते रहोगे अनिमेष। अनिमेष कहते हैं टकटकी लगाकर देखना, बिना पलक झपकाए देखना, कि क्या तुम मुझे इसी तरह टकटकी लगाकर देखते रहोगे कि तुम अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे हो, तुम मुझे लगातार देखे ही जा रहे हो। तो लगता है तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। थक गए होंगे कि तुम लगातार मुझे देखे जा रहे हो, इसलिए लगता है कि लगातार देखे जाने के कारण तुम थक गए होंगे, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी। आंखें लूँ मैं फिर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखें तुम्हारे चेहरे पर से हटा लूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके, क्योंकि लगातार देखे जाने के कारण तुम थक गए होंगे। इसलिए क्या मैं अपनी आंखें तुम्हारे चेहरे पर से हटा लूँ? तुम्हारे ये जो छोटे छोटे दांत हैं, जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, जो अत्यंत मोहक है, मन को हरने वाली है, मनोहारी है, निश्चल है, निष्कपट है, तो क्या मैं अपनी आंखें तुम्हारे चेहरे पर से हटा लूं ताकि तुम्हें आराम मिल सके, तुम आराम कर सको? क्या हुआ यदि होश के परिचित ने पहली बार कि मेरा और तुम्हारा यह पहला परिचय हुआ है, मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा है, तुमने मुझे पहली बार देखा है, और यदि प्रथम परिचय में यदि तुम मुझे नहीं जान पाए हो तो कोई बात नहीं, कि तुम्हारा और जो मेरा ये पहला परिचय हुआ है, तो यदि तुम मुझे नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। कहने का भाव यह है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, वह बहुत भोला भाला है, लगता है वह कवि को नहीं पहचान पाया। इसलिए तो कवि ने प्रश्न किया है कि लगता है मेरा और तुम्हारा जो ये प्रथम परिचय हुआ है, इस प्रथम परिचय होने के कारण, क्योंकि आज से पहले मैं तुमसे नहीं मिला, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो इस प्रथम परिचय के कारण तुम मुझे यदि नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। आगे देखो इसका काव्य सौंदर्य। सबसे पहले तो भाषा देखना बेटा, प्रस्तुत कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है? तो यहाँ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। और कवि ने क्या है, छोटे से छोटे जो 1.5 साल का बच्चा होता है, जिसके मुख में दांत निकले हुए होते हैं, वो दांत जब वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो दंत पंक्ति प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर कवि ने छोटे से बच्चे के दांतों की सुंदरता की जो प्रशंसा है वो बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है, और बताया है कि बच्चा बहुत ही भोला भाला है, सीधा है, उसकी मुस्कान बड़ी मनमोहक है। आगे देखो, इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के शब्द भी हैं इस कविता में और तद्भव शब्द भी हैं, तो तत्सम तद्भव शब्दावली है।
मुक्त छंद का प्रयोग है, इसमें छंद नहीं बल्कि मुक्त छंद का प्रयोग है। और कवि ने जगह जगह प्रश्न किए हैं तो वहाँ पर प्रश्न अलंकार है, और प्रश्न शैली से नाटकीयता विद्यमान हो गई है, प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस है। माता पिता का यदि बच्चे के प्रति कोई प्रेम यदि झलकता है, प्रकट होता है, तो बेटा वहाँ वात्सल्य रस होता है। और देखा जाए तो तत्सम शब्द देखो बेटा, यदि एग्जाम में पूछ रहे तत्सम शब्द छाट, तो 2 शब्द तत्सम शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर एक तो मृतक, एक जलजात, ये तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द देखो तो परस और फूल, ये तद्भव शब्द हैं बेटा। और दृश्य बिंब है, कौन सा है? जैसे कवि अपने बच्चे को निहार रहा है, बच्चा पिता को निहार रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर दृश्य बिंब है। इसके अलावा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कि जो मर जाए, जो शव है, जो मरा व्यक्ति है, उसमें भी प्राण डालने की क्षमता रखती है, ऐसा कवि ने कहते हैं। बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, कल्पना भी की हुई है उपमेय में उपमान की। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, यहाँ भी पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ भी। और छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल। ठीक है, तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। और अनुप्रास देखो, परस पाकर पैवर्ण की आवृत्ति है, धूलि धूसर दैवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैंने सकता देख मैंने पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो देखो बेटा, मैं पहले बता चुका हूं कि कवि अपने परिवार की देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर सका। वो लंबे समय तक बाहर रहा है, विदेशों में घूमा है, कई वर्षों बाद वो घर लौटा है, और क्या देखता है कि उसका नन्हा सा बालक है, उसके मुख में छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, और उन छोटे छोटे दांतों को दिखाकर जो वो हंसता है, जो वो मुस्कुराता है, और उस मुस्कान भी कैसी? कोमल। मुस्कान भी कैसी है? कोमल है, निश्चल है, कोई छल कपट नहीं है उसकी मुस्कान में, नैसर्गिक है, स्वाभाविक मुस्कान उसकी, मन को मोह लेने वाली मुस्कान है। जब उसको देखता है तो कभी बड़ा प्रसन्न होता है। तो अपने बच्चे के मुख में उगे छोटे छोटे दांतों की सुंदर चमक से शोभाई मुस्कान को देखता है तो बड़ा खुश होता है। तो इसी खुशी को अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ कवि कहता है क्या? यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, कि हे बच्चे, हे सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे, हे सुंदर मुस्कान बिखेरने वाले मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम न बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी सुंदर मुस्कान को नहीं देख पाता। तो ये तुम्हारी माँ ही माध्यम है जिसने मेरा और तुम्हारा परिचय कराया है। तो तुम्हारी माँ के कारण ही, कि उसने तुम्हें जन्म दिया, तो तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हारी सुंदर मुस्कान को देख पाया हूँ। यदि माध्यम नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हारी इस सुंदर मुस्कान को देख नहीं पाता और न ही तुम्हें जान पाता कि भाई ये मेरा ही बेटा है, ये भी मैं नहीं जान पाता। इसलिए क्या है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। बेटा तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है।
मैं दोनों का बड़ा ही आभारी हूँ, दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। चिरप्रवासी में, चिरप्रवासी कहते हैं लंबे समय तक जो बाहर रहे व्यक्ति, उसे चिरप्रवासी कहते हैं बेटा। तो मैं तो लंबे समय से बाहर ही घूमता रहा हूँ, परिवार में मैं नहीं रहा, कई वर्षों तक मैं बाहर रहा, ठीक है, कभी कहीं घूमता रहा, कभी कहीं घूमता रहा, मैं अपने परिवार की अच्छी तरह से देख रेख नहीं कर सका। तो मैं तो लंबे समय से कहीं बाहर था, इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, इतर दूसरा हूँ, अन्य पराया हूँ। ये स्वाभाविक है कि तुम मुझे कोई अन्य व्यक्ति ही समझ रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति ही समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तो चिरप्रवासी रहा हूँ, लंबे समय से मैं बाहर रहा हूँ, मैं लंबे समय के बाद परिवार में लौटा हूँ, इसलिए तुम मुझे दूसरा व्यक्ति समझ रहे हो, मुझे अन्य व्यक्ति समझ रहे हो। आगे कहता है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो यहाँ घर में एक तरह से मेहमान की तरह हूँ, कि तुम मुझे एक मेहमान की तरह देख रहे हो कि ये मेहमान घर में कौन आ गया, क्योंकि पहली बार तुमने मुझे देखा है, मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा है। तो हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा। संपर्क माने संबंध। यदि मैं यहाँ परिवार में रहता और पैदा होने के बाद से यदि तुम मुझे लगातार देखते रहते, तो तुम मुझे जान पाते कि भाई ये मेरे पिता हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, मेरा संपर्क तुम्हारे साथ नहीं रहा, तुम मुझे एक नए अतिथि की भांति जान रहे हो, तुम मुझे एक अनजान व्यक्ति समझ रहे हो, एक अतिथि के समान मुझे जान रहे हो। तो मेरी जो अनुपस्थिति है उसके दौरान जो तुम्हारी माँ है, उसी ने ही तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारा पालन पोषण किया, वो भी आत्मीयता पूर्वक, बहुत ही ममता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी माँ ने ही किया है। तुम्हें वो अपना अपार प्रेम प्रदान करती रही है। और क्या है? उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क कहते हैं बेटा पंचामृत को, ठीक है, जो पंचामृत होता है, जैसे हम भी जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली के अवसर पर, या कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसमें पंचामृत बनाते हैं। तो तुम्हारी जो माँ है वो ही अपनी उंगली से तुम्हें पंचामृत पिलाती रही है, पंचामृत का पान कराती रही है, ठीक है ना। पंचामृत समझते हो बेटा क्या होता है? दूध, दही, घी, ठीक है, शहद होता है, पानी होता है, ये 5 चीज़ों को मिलाकर एक खाद्य पदार्थ बनता है, पेय पदार्थ बनता है, ठीक है। उन 5 पदार्थों को मिलाकर ये बनते हैं, इसलिए इसे पंचामृत कहते हैं। तो माँ की जो उंगलियां हैं वही तुम्हें पंचामृत कराती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मुझे क्या है, तिरछी दृष्टि से देख रहे हो। कनखी मारना, तिरछी दृष्टि से निहारना, देखना, कि तुम मुझे क्या है, बड़े ही आश्चर्य के साथ, बड़े ही हैरान होकर तुम मुझे देख रहे हो, कनखियों से देख रहे हो, तिरछी दृष्टि से तुम मुझे देख रहे हो कि ये अजनबी कौन आ गया घर में। अननोन पर्सन मतलब ये अजनबी कौन है, तुम मुझे पहचान नहीं रही। और क्या है, और होती जबकि आंखें चार, कि बेटा तुम मुझे अनवरत रूप से लगातार मुझे निहारते रहते हो, मुझे देखते रहते हो। तो क्या है, मैं भी तुम्हें निहार रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी मुझे देख रहे हो, तो 2 आंखें तुम्हारी होगी, 2 आंखें मेरी होगी। तो आंखें 4 होना मतलब प्यार होना। तो जब तुम मुझे तिरछी दृष्टि से देखते हो, कनखी मारकर देखते हो, तो बेटा
मेरी और तुम्हारी नज़र मिलने के कारण, आंखें मिलने के कारण जो तो प्रेम है वो हो गया है, कि मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो हो गया है। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, कि मेरा जो ये पुत्र है, देखो किस तरह तिरछी दृष्टि से देख रहा है, किस तरह कनखी मार कर देख रहा है। तो जब मेरी और तुम्हारी दृष्टि मिलती है तो मुझे तुम्हारे मुंह में तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांतों से युक्त मुस्कान दिखाई दे जाती है। जब मैं तुम्हारे चेहरे को निहारता हूं तो मुझे तुम्हारे मुंह में जो ये चमकते हुए दांत हैं, इनसे जो तुम मुस्कुराते हो, जब मुझे दिखाई देती है तो मुझे भी तुमसे प्यार हो जाता है। मेरा मन करता है मैं तुम्हें लगातार देखता रहूं। और क्या है, ऐसे में मुझे लगती बड़ी छविमान, छविमान कहते हैं बेटा सुंदर को। तो ऐसे में सच कहूं, मुझे तुम्हारी दूधिया दांतों से सजी मुस्कान, उज्जवल दांत है तुम्हारे, दूध के समान कच्चे कच्चे दांत हैं, तुम उन्हें दिखाकर हंसते हो, मुस्कुराते हो। तो सच कहूं, मुझे तुम्हारी ये मुस्कुराहट बड़ी छविमान मतलब सुंदर लगती है, मेरा मन मोह लेती है। मैं तुम्हारी इस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूं। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। तो बेटा इसमें वही चीज़ें हैं। तो रस है वात्सल्य, भाषा, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। प्रसाद गुण है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। ऐतुकांत छंद है, आंखें चार होना बेटा, यहाँ पर मुहावरे का सटीक प्रयोग कवि ने किया है। तद्भव शब्द देखो, माँ और मुस्कान ये हिंदी के वर्ड हैं इसलिए ये तद्भव शब्द हैं। प्रवासी और संपर्क ये संस्कृत के वर्ड हैं इसलिए तत्सम। तो तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। वही दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब भी कह सकते हो, चाक्षुक बिंब भी कह सकते हो। इसके अलावा अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर कवि ने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कवि ने अपने नन्हे से बच्चे की मधुर मुस्कान के आकर्षण का, जो कोमल मुस्कान है, जो आकर्षक मुस्कान है, उसका बड़ा ही सुंदर सहज वर्णन किया है। और अपनी जो पत्नी है उसके प्रति भी उन्होंने कर्तव्य निष्ठा प्रकट की है। क्योंकि वो तो बाहर रहा है, माँ ने ही उस बच्चे का पालन पोषण किया है, बड़े प्यार के साथ, आत्मीयता के साथ, ममता के साथ उसका पालन पोषण किया है। इसलिए जो कवि है वो अपनी पत्नी के प्रति बड़ा ही कृतज्ञ है। तो अपनी कर्तव्य निष्ठा भी यहाँ अपनी पत्नी के प्रति कवि ने प्रकट किए हैं, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में उसी ने ही उसके पुत्र का, अपने पुत्र का बड़ा ही प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया था। तो बेटा इस तरह से मैंने पूरी कविता पढ़ा दी, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने काव्य सौंदर्य सहित समझा दी, ठीक है। और देखते होंगे अक्सर बच्चा, आपके घर में बच्चे होंगे, उनकी जो मुस्कान होती है, छोटे बच्चे 1.5 साल के, 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके मुख में दांत निकलते हैं, तो उनकी जो मुस्कान होती है उसमें कोई छल कपट नहीं होता। बड़े व्यक्तियों की मुस्कान में तो छल कपट मिल जाएगा। बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान वो दिखावटी, बनावटी होती है, स्वार्थी होती है। परंतु बच्चों की जो हंसी है वो निश्चल, कोमल, निष्कपट होती है, उसमें किसी प्रकार का छल फरेब कपट छिपा हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर कविता में बड़ा ही सुंदर सहज वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको पसंद आए बेटा तो जो मेरा चैनल है स्टडी हाउ ऑफ हिंदी, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने की कृपा करना। थैंक यू बेटा।